मैम कर दिया? हाँ, गुड इवनिंग, दिस इज तेजस्वी फ्रॉम श्री साई कोचिंग सेंटर। और यू? फाइन, ओके, गुड। हाँ, प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था? हाँ, सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किया था हमने। ठीक है। हाँ, वी हैव फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। और हमने टाइम पीरियड भी फाइंड आउट किया था, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट किया था। और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल से पहले एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एक हमने नहीं कराया था आई थिंक सो, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन ऑलरेडी हमने कवर्ड कर रखा है, बस थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। छोटा सा चैप्टर है बट इससे न्यूमेरिकल सबसे याद आते हैं। ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आएंगे मोशन प्लेन का। बट कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है, बट इसको समझना जरूरी है। ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, इन टू डायमेंशन। देखो टॉपिक तो बहुत छोटा है, लोग ऐसे। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी मतलब कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन मोशन। ठीक है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन मोशन देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट कंपेयर टू अनदर वन, क्या लिखते थे हम यहाँ पे? वी ए बी इज इक्वल टू लिखते थे वी ए माइनस वी वी। ठीक है। ये क्या था? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इन कंपेयर टू विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, क्या लिखते थे हम? वी ए माइनस बी बी, यानी कि दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट का सब्सट्रैक्शन, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, बी और बी का सब्सट्रैक्शन, ये था रिलेटिव वेलोसिटी। और वन डायमेंशन में हमने कवर किया था इसको। इसको हमने कैसे बताया था? इसको ये बताया था हमने कि कोई भी पार्टिकल अगर सपोज उसकी पोजीशन टी टाइम में, अगर मान ले कि उसकी पोजीशन इनिशियल में जीरो पोजीशन थी, और ये हो गई इसकी वी1 टी टाइम में। ठीक है। और ऑब्जेक्ट बी, मान लो कि ऑब्जेक्ट बी है, ये x1 है, सपोज x1 है। ठीक है। नाउ अनदर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ, ठीक है, जिसके टी टाइम में इसकी जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गई वो x2 जीरो प्लस v2 टी। ठीक है। और हमने क्या किया था? इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट किया था ना। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या आया था? ये आया था x2 t माइनस x1 t, एंड दिस इज इक्वल टू x2 जीरो माइनस x1 जीरो एंड प्लस ये आपका हो गया v2 माइनस वी1 इज इक्वल टू टी। ठीक है। ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था मोशन इन वन डायमेंशन में। फिर क्या किया हमने? इसको इस साइड लेके आया, फिर x2 t माइनस x2 जीरो, और ये आपका हो गया x1 t माइनस x1 जीरो एंड डिवाइडेड बाई टी को इधर हमने डिवाइड कर दिया और इसको रहने दिया v2 माइनस वी1। ठीक है। तो ये क्या आ गया? इसको आप लिख सकते हो डेल्टा x2 माइनस डेल्टा x1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी ले लिया इसको। ठीक है। दिस इज v2 माइनस वी1, और ये हो गया आपका, दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी आया था। ठीक है। तो हमने कैसे डिफाइन किया था कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन मोशन देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू वन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से हमने मोशन इन वन डायमेंशन में डिफाइन किया था कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। तो यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी को सिंपल एक अगर इक्वेशन में लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे? वी ए वी इज इक्वल टू वी ए माइनस बी वी, यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट का बी के रिस्पेक्ट में। और इसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल हमने दिया था ट्रेन वाली दिया था। ठीक है। सेम ट्रेन में अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रही है, एक आप इस पे बैठे हो यहाँ पे, तो अगर दोनों ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है तो अगर ये ट्रेन चलिए या ये चलिए आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। ठीक है। तो हमें क्या करते हैं? ग्राउंड के हेल्प लेना पड़ता है। मान लो कि ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। ठीक है। आप यहाँ पे ऑब्जर्वर हो, तो इसकी स्पीड मान लो कि वी ए जी है। ए जी का मतलब क्या हो गया? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। वेरी गुड, हाँ ठीक है। और ये जो है वी जो है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये है। ठीक है। एक ऑब्जर्वर यहाँ पे ट्रेन में बैठा है और एक ऑब्जर्वर सपोज नीचे ग्राउंड पे खड़ा है। वो इसको तो पता चल जाएगा कौन सी ट्रेन चली है। ठीक है। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो बी है इसको अगर फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऑब्जेक्ट चली यहाँ पे, तो बी ए का क्या लिखते हैं? अगर बी ए, अगर इस बी को ए के रिस्पेक्ट में जो निकालना होगा वो क्या होगा? वी वी जी माइनस वी जी ए जी। ठीक है।
ये रिलेटिव वेलोसिटी हमने बता रखा था, ऑलरेडी कवर कर रखा था, ठीक है। लेकिन इसको इससे भी अच्छा समझ सकते हैं हम, एक ग्राफ से समझ सकते हैं सेम चीज को, ठीक है। वो मैं अभी समझाता हूँ यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का। ये वन डायमेंशन में हमने सारा कवर किया था। अब हम करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, और उसको हम ग्राफ से समझते हैं। यहाँ तक तो क्लियर था, ऑलरेडी हमने पहले बता रखा था इसके बारे में। रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, इसको हम ऐसे समझते हैं, सपोज एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ए, दूसरी जो है बी है, ठीक है। इसको हम पोजीशन वेक्टर से समझेंगे। ये मान लो ओ, मान लो ये ओ डैश ले लो, या इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इस पॉइंट को, ठीक। ओरिजिन की जगह हम ए और बी ले लेते हैं। सपोज एक पार्टिकल है इस जगह पे, पी पार्टिकल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, मान लो इसकी पोजीशन वेक्टर एपी होगी, ठीक है। इसकी पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी, बीपी, ठीक है ना। और हमें निकालना, जैसे सपोज ये मूव कर रही है, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मूव कर रही है, ठीक है। मान लो कि इसकी जो भी स्पीड है इसकी, मान लो कि वी है, इसकी क्या है, वी है, ठीक है। तो हमें निकालना है कि ए का बी के रिस्पेक्ट में या बी का ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो हम पोजीशन वेक्टर से समझेंगे इसको कैसे निकालते हैं। ये पार्टिकल पी है यहाँ पे, तो इसकी जो पोजीशन वेक्टर होगी एपी होगी, इसकी जो पोजीशन वेक्टर होगी क्या होगी, बीपी होगी, ठीक है। और इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ए है, ए का बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वो बी ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो वेक्टर एंगल, ये वेक्टर प्रॉपर्टी आ गई, एंगल सम प्रॉपर्टी आ गई। तो इस एंगल सम प्रॉपर्टी में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर मान ले कि ये वी बी ए है, ये आपका वी ए पी है, और ये आपका वी बी पी है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल ऑफ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे वी बी पी इज इक्वल टू वी बी ए प्लस वी ए पी। एम आई करेक्ट, यहां तक क्लियर है, बिल्कुल, वेरी गुड। लेकिन हमें निकालना वी बी ए निकालना है, ठीक है, क्योंकि बी का ए के रिस्पेक्ट में। तो अब क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वी पी माइनस वी ए पी इज इक्वल टू वी ए, ठीक है। अब ये देखो, पी को आप ग्राउंड ले लेते हो, क्या ले लेते हो, पी को अगर सपोज ग्राउंड ले लिया हमने, या कोई भी ले लिया रेफरेंस फ्रेम, तो ये क्या बन गया, वी जी माइनस वी ए जी इज इक्वल टू वी बी ए। और ऑलरेडी इस चीज को हमने पहले कवर कर रखा था, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए। अगर इसको वी ए बी लिखना होगा तो क्या लिखोगे, वी ए बी, मतलब इस वेक्टर को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, ये आपकी पूरी माइनस से हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी ए जी माइनस बी बी जी, ठीक है। और इसको ऑलरेडी हमने कवर, इसको भी कवर कर रखा है। तो कहने का मतलब ये हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट का, मतलब कोई भी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए है और दूसरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी है। सपोज ए मूव कर रहा है वी ए स्पीड से और बी मूव कर रहा है बी वी स्पीड से, ठीक है। तो ए का बी के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, हम ट्रायंगल लॉ ऑफ प्रॉपर्टी से भी, वेक्टर सम प्रॉपर्टी से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो तो सिंपली लिखने का, बुक्स क्या है, बुक्स में सिंपली लिखा हुआ है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी, सिंपली यहाँ पे ये लिखा हुआ है वी ए बी इक्वल टू और वी ए माइनस वी बी लिखा हुआ है, ठीक है। इससे आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक्स में, ठीक है। लेकिन हमने आपको इसको वेक्टर सम प्रॉपर्टी से समझा दिया कि क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वन विथ रिस्पेक्ट टू अदर, ठीक है। हमने कैसे किया, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ सम प्रॉपर्टी लगाया, ठीक है, वेक्टर सम प्रॉपर्टी लगाया। इसमें क्या हुआ, हमने जो एक रेफरेंस ऑफ फ्रेम ए ले लिया, या आप इसको एज ए ट्रेन भी समझ सकते हो, कुछ भी समझ लो, ठीक है। आप ट्रेन में बैठे हो तो उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहां पे ट्रेन हो गया, और दूसरी ट्रेन आप बी भी कर सकते हो, उसको एज्यूम कर सकते हो। क्या, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये समझाने के लिए, प्रूव करने के लिए नहीं आएंगे, इससे सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्योंकि इसको बुक्स में सिर्फ थ्योरी इतना लिखा है, वी ए वी इक्वल टू वी ए माइनस बी वी लिखा है। लेकिन हमने बी ए माइनस बी वी का मतलब भी समझा दिया। बी ए का मतलब क्या है, यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट, और ये वी बी जो है ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तब ये वी ए बी आया, ठीक है।
ये आया, हाँ बुक्स में ओनली इतना ही लिखा है कि वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस बी बी, और जी का मतलब आप क्यों सकता है यहाँ पे, हाँ ग्राउंड, यहाँ हमने जी को क्या ले लिया यहाँ, हाँ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, न्यूमेरिकल में जितना भी रहेगा वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही रहेगा वो, ठीक है। बट हमने इसको आप इस ग्राफ से समझाना चाहा कि अगर कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक एग्जांपल भी करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे हम इसमें, इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है मूव कर रहा था वीए के स्पीड से, ये बीबी की स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो ए का बी के रिस्पेक्ट में सिंपली लिखना तो वी ए माइनस बी भी लिख सकते हो, बट हमने इसको प्रूव करके दिखा दिया कि ये आता है ऐसे, कर दिया ना प्रूव हमने, वेक्टर सम प्रॉपर्टीज हमने प्रूव कर दिया कि पोजीशन वेक्टर में यहाँ ले लिया, बी ए पी हो जाएगा, बी बी ए हो गया, बी बी पी हो गया, तो हमें बी बी ए निकालना था, तो दिस इज इक्वल टू ये माइनस तो बी बी जी माइनस बी ए जी अपॉन बी बी ए, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। अब हम सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे इससे रिलेटेड। हाँ हाँ न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है। थ्योरी बेस में आएगा, जैसे हमने प्रोजेक्टाइल में बताया था रेंज क्या होता है, हाइट मैक्सिमम क्या होती है, प्रोजेक्शन एंगल क्या होती है, उसमें क्या करेंगे ना, वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पुट करेंगे, वो ये बोल देंगे कि आप रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में क्या रिलेशन है, उसी में हाँ थ्योरी से रिलेटेड। जैसे आपसे ये बोल देंगे कि मान लिया कि एक प्रोजेक्शन थीटा वन एंगल से किया गया, वो इतनी दूरी पे जाके गिरी, उसके थीटा टू पे कर दिया गया, तो इनका मतलब दोनों के बीच में ऐसे पूछ सकते हैं वो, मतलब थ्योरी रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल भी रहेंगे थ्योरी भी रहेंगे वो। हाँ न्यूमेरिकल कम रहेंगे, बट वो भी एक तरह से न्यूमेरिकल ही है वो, जो आप थ्योरी डिराइव कर रहे हो वो क्या न्यूमेरिकल है। वहां पे हम मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट कैसे आ रही है, मैक्सिमम हाइट पे हम देख रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी को जीरो ले रहे हैं वहां पे, ले रहे हैं ना वहां पे, तो उससे मैक्सिमम हाइट निकाल ली, तो इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे उसमें, थ्योरी बेस ही आएंगे। चलो ठीक है, अब हम रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये समझ में आ गया कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन मोशन है तो उसका रिलेटिव ए के बी के कंपेयर में क्या होगा, बी ए माइनस बी बी होगा। माइनस बी बी का मतलब क्या होता है, माइनस बी बी का कुछ भी, इसका मतलब ये है कि आप इसको एडिशन कर सकते हो निगेटिव वेक्टर लेकर के, आप इस वेक्टर को निगेटिव वेक्टर बना दो और इन दोनों को सिंपली ऐड कर दो, ये आपका डिफरेंस ऑफ वेक्टर है, ठीक है। जो डिफरेंस ऑफ वेक्टर की प्रॉपर्टी हमने बताया था सेम है वहां पे, माइनस का मतलब क्या हो गया, प्लस करके हमने इसको वेक्टर को नेगेटिव बना दिया, सेम ये चीज है, ठीक है। इसी मेथड को यूज करके हम न्यूमेरिकल करेंगे अब। कहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है, ये आपका शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 4.12 से करते हैं, ठीक है, ये नोट कर लेना आप। ये डायग्राम भी बना लेना, ठीक है ना, वेरी गुड। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो, ठीक है, शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 1.2, ठीक है। एक्सरसाइज 4 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4.12, चैप्टर 4। क्या क्वेश्चन है इसमें,
रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका क्या कौन सा है? 4.1 4.12 कितना है? 4.12 ना। हाँ, इसमें क्या है? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये ठीक है प्लेन का है, तो हम प्लेन बना लिया यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, रेन का क्या है? वो डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है वो। क्या है वो? हाँ, डाउनवर्ड आ गया, तो हम यहाँ पे डाउनवर्ड लिख देंगे। कितनी है रेन की स्पीड? क्या है वो? 30 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। डाउनवर्ड हमने दिखा दिया यहाँ पे। और हाँ, टूवर्ड्स इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। चलो ओके, तो यानी कि अगर ये नॉर्थ हो जाएगा, ये नॉर्थ अगर हम ले लेते हैं, सपोज नॉर्थ यहाँ पे ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे लेना चाहिए, कोई बात नहीं। ये नॉर्थ ले लिया, ये साउथ ले लिया, तो नीचे का क्या हो जाएगा? ये डाउनवर्ड हो गया। ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में कितने स्पीड से है वो? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यानी कि ये हो गया नॉर्थ टू साउथ है या साउथ टू नॉर्थ है? नॉर्थ टू साउथ। हाँ, यानी कि आपकी इस डायरेक्शन में मैन की स्पीड कितनी है? 10 मीटर, सेम स्पीड। अच्छा, ये 38 10 मीटर हो गया। ओके, फिर क्या पूछ रहा है आगे? अम्ब्रेला। ठीक है, बारिश की बूंदें कैसे वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, बट इसकी मोशन इस डायरेक्शन में है। तो जब मोशन इस डायरेक्शन में होगा तो आपको अम्ब्रेला कैसे लगाएंगे ये पूछ रहा है। ठीक है ना, किस एंगल पे हम अम्ब्रेला को होल्ड करें सो दैट कि बारिश की बूंदें हमारे ऊपर ना गिरे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैन का रेन की स्पीड में अब हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैन और रेन की बात हो रही है। ठीक है, तो मैन का जो रेन के रिस्पेक्ट में है वो क्या हो जाएगा? वी एम माइनस रेन का मैन के कर देते हैं। ठीक है, आर एम क्या हो जाएगा? ये वी आर माइनस बी एम। ठीक है, अब देखो आर को मैंने क्या बोला यहाँ पे, आप इसको ऐसे भी लिख लो, आर जी भी लिख लो, नो प्रॉब्लम, लिख सकते हैं ना। क्योंकि ये जो दिया हुआ है एम जी जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अगर ये स्कूटी चला रही है तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड है, और बारिश की बूंदे अगर वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है तो भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है, आर जी है वो, यानी कि ये वैल्यू दिया हुआ है। आपको निकालना है क्या? रेन टू मैन, तो क्या हो जाएगा? वी आर जी माइनस वी एम जी। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे माइनस बी एम जी है, माइनस बी एम जी यानी कि सब्सट्रैक्शन ऑफ दी टू वेक्टर। तो इस वेक्टर को हम एडिशन के फॉर्मेट में लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना, इसको प्लस कर देंगे और यहाँ ब्रैकेट में वी करके एम जी कर देते हैं। ठीक है, सब जगह कैपिटल ले लेते हैं, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। इस रेन को आर ले लेते हैं, यहाँ पे आर ले लेते हैं, एम ले लेते हैं, यहाँ पे आर जी, यहाँ पे एम जी। हाँ, इजी हो जाता है ना उससे। हाँ, अभी देखो ग्राफ्स इसीलिए कहते हैं सबसे पहले जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप एक पहले एक रफ स्केच ड्रॉ कर लो। ठीक है, इससे क्या है कि क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, अब हमें पता है कि वी आर जी प्लस, हमें यानी कि इन दोनों वेक्टर को एडिशन करना है। किसको ऐड करना है? रेन टू ग्राउंड, मतलब रेन का प्लस मैन टू विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को ऐड करना। तो आपका जो गिवन था एम जी वो इस डायरेक्शन में था, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, लेकिन हम इस वेक्टर को जो ऐड कर रहे हैं वो माइनस एम जी है, मतलब इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? अगर वेक्टर ए है तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? ये माइनस ए हो जाएगा। तो यानी कि ये बी एम जी है, तो ये वेक्टर इसका नेगेटिव वेक्टर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा एम जी, ये माइनस हो जाएगा बी एम जी। अब देखो एक वेक्टर डाउनवर्ड है और एक वेक्टर नॉर्थ की तरफ है, तो इन दोनों का एडिशन कहाँ पे होगा? अब इसलिए एडिशन इस साइड में आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर तो ये आएगा। अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? हमने बताया था ट्रायंगल लॉ रूल से। ट्रायंगल रूल जैसे एक वेक्टर ये दिया हुआ है, मान लो ये वेक्टर क्या है? वी एम जी है, माइनस वी एम जी है, और एक वेक्टर आपका ये है वी जी है, इनका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इन दोनों वेक्टर का रूल बताया था कैसे ऐड करते हैं। ऐड करने का रूल मैंने क्या बताया था? इसके हेड को इसके टेल के पास वेक्टर को ड्रॉ कर दिया, ये हो गया वी एम जी, और फिर इसके टेल को इसके हेड को मर्ज कर दो,
तो ये आपका आ गया रिजल्टेंट, आ गया, ये हो जाएगा RM हो जाएगा, मतलब रेन का मैन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यानी कि इस वेक्टर का रिजल्टेंट कहां पे आएगा, इस वेक्टर को हमने एक वेक्टर ऐसे ड्रा कर दिया, ये आपका ये हो गया V माइनस mg, इस वेक्टर को उठा के यहां पे लेके आ गए, तो ये जो आपका हो गया वेक्टर, ये आपका हो गया VRM, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो VRM की वैल्यू क्या आ जाएगी, VRM की वैल्यू आ गई, ये कितना था, ये 30 मीटर पर सेकेंड, ये 30 मीटर कर देंगे पर सेकेंड, और ये डाउनवर्ड है तो हम इसको J की तरफ भी ले सकते हैं, या जो भी है I भी ले लो, J ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 30m करके उसमें कर सकते हैं, वेक्टर के फॉर्म में हम लिख देते हैं इसको, डाउनवर्ड हो गया। मान लो कि इसको आप J लेना चाह रहे हो तो J ले लो, और इस वेक्टर को इधर I लेना चाह रहे हैं तो इसके I के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा अब माइनस नहीं लिखो, यहाँ पे सीधा लिख दो 10 10 10 मीटर पर सेकेंड I। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट दोनों का स्क्वायर का सम आ जाएगा। अब इसको रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, VRM कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 300 प्लस 100, ये 400, 400 का होता है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो आपका VRM की वैल्यू आ जाएगी, कितने आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। आ गया ना 20 मीटर पर सेकेंड, नहीं थोड़ा सा ये हो जाएगा 900 ना, सॉरी 900 प्लस 10,000 हो गया, और 1000 को क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 10 यानी कि 10 रूट 10, ये आ जाएगा 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। आ गया ना, ये आगे मतलब इस स्पीड से जो बारिश की बूंदे की जो स्पीड है वो अब ये हो जाएगा मैन के कंपेयर में। ठीक है, अब लेकिन पूछा ही नहीं जा रहा है, पूछा जा रहा है कि अम्ब्रेला को किस एंगल पे होल्ड किया जाए। अब किस एंगल पे, यानी कि बारिश की बूंदे ऐसे आ रही है तो अम्ब्रेला कैसे होल्ड करेगी वो, अगर इसको इसके अपोजिट कर देंगे इस डायरेक्शन में, ऐसे छाता बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये एंगल अगर ये एंगल, सॉरी ये एंगल अगर निकालना है थीटा है, तो ये एंगल हमें थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है आपका किसका है, रेन का मैन के रिस्पेक्ट में, रेन का मैन के रिस्पेक्ट में। तो हमें इस बारिश की बूंदे से बचनी है, इस लाइन ऑफ एक्शन से, तो हमें अम्ब्रेला को जस्ट इसके अपोजिट में रखेंगे ना इसमें। तो ये एंगल अगर हमने निकाल लिया तो वही एंगल है, इस एंगल से हम वर्टिकली, मतलब इस एंगल से अम्ब्रेला को वर्टिकली अपवर्ड ऐसे करेंगे इतना एंगल पे, तो हम बच जाएंगे। तो एंगल निकाल देंगे ना इससे, अब एंगल इससे निकालेंगे। तो मैंने क्या था कि अगर कोई भी वेक्टर अगर v इक्वल टू अगर लिखा हुआ है xi प्लस बाई जे, इस तरह से अगर वेक्टर लिखा हुआ है दो कंपोनेंट के फॉर्म में, तो इसकी एंगल क्या होगी, हमने बताया था इसमें tan थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, y अपॉन x लिखते हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल डिस्टेंस है और ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो गया इसके लिए, तो tan थीटा क्या हो गया यहाँ पे, tan थीटा हो जाएगा 30 अपॉन, ये 30 है और ये 10 है, गलती कर दिया, ये 10 है और ये 30 है, तो हो जाएगा 10 अपॉन 30 यानी कि 1/3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स 1/3। ठीक है, ये आंसर आ गया, नहीं समझ में आया? हमने क्या किया, ये थीटा है यहाँ पे, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, इसकी मैग्नीट्यूड आपका 30 है, हाँ इसका आपकी मैग्नीट्यूड 30 है और इसका 10 है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा कितना आ जाएगा, 10 अपॉन 30 यानी कि 1/3। ठीक है, 1/3, तो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 1/3। अगर वैल्यू पता है आपको थीटा की तो वैल्यू निकाल सकते हो, 1/3 की वैल्यू तो हो जाएगा आपका, इससे आप निकाल सकते हो कितना है आंसर में दिया हुआ, हाँ इतना भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे 0.33 कर सकते हो इसका। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है मेरे ख्याल से 15 या 16 डिग्री कुछ होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू 10 इनवर्स 1/3 की वैल्यू होती है मेरे ख्याल से 18 डिग्री समथिंग कुछ होती है। नहीं इतना, अगर आप इतना भी लिख दोगे तो कोई बात नहीं, हाँ वहाँ यहाँ तक भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से दोनों का बहुत है, क्या है इसमें करना, क्या है tan थीटा ही तो निकाला इसमें हमने, चलो 3 नंबर तक दिया जा सकता है इसमें। ठीक है, तो मेनली समझ में आ गया, हमें करना क्या था यहाँ पे, बस दोनों वेक्टर को रिजॉल्व करना था, वेक्टर को यहाँ पे शो करना था डायग्राम में।
दिया हुआ था इसमें, मैन का स्पीड दिया हुआ था 10 मीटर, नॉर्थ टू साउथ दिया हुआ था, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर आगे कर दें, क्योंकि हमें मैक्सिमम क्वेश्चन करना है ना अभी। हाँ, क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार खुद से अटेम्प्ट करना घर पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, जैसे जे की तरफ इधर यूनिट नॉर्मली हम डाउनवर्ड लिए ना, तो डाउनवर्ड को अगर जैसे जे लिखते हैं तो यहाँ पे आप माइनस भी लिख सकते हो, नो इशू, ठीक है। यहाँ पे माइनस कर देना और यहाँ पे प्लस कर देना, क्योंकि हम जे वेक्टर डाल दिए ना, तो जे वेक्टर जो हो गया ये डाउनवर्ड की तरफ नीचे की तरफ है, तो माइनस जे यहाँ पे ले लेंगे, और ये एक्स एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स तो यहाँ पे प्लस में ले लेंगे, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैग्नीट, क्योंकि एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है, एंगल इज स्केलर क्वांटिटी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेन थीटा आपका सेम आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और मॉडुलस निकालना तो उससे भी कोई निगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो सीधे सम का स्क्वायर, अगर ये माइनस भी रहेगा तो इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आ जाएगा वो, ठीक है। तो इससे कोई इशू नहीं है, हमने जस्ट डाउनवर्ड है तो जे ले लिया, इस साइड है तो आई है, इधर आ जाएगा तो माइनस आई ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा तो जे ले लेंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख लिया हमने, क्लियर है ये। अगला क्वेश्चन करते हैं अभी, सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे इसमें, सब रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सा? हाँ 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 हाँ, नहीं एक्चुअली क्या है ना कि अभी जो इस एक्सरसाइज, जैसे जब आप पार्ट टू पढ़ोगे तो पार्ट टू में क्या है कि इतने न्यूमेरिकल्स नहीं है उसमें, उसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट है। मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल है ये मैकेनिक्स में है, अभी जैसे मोशन इन प्लेन में मिलेगा, लॉ ऑफ मोशन में मिलेगा, वर्क एनर्जी में मिलेगा, रोटेशनल डायनेमिक्स में मिलेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे न्यूमेरिकल कम हो जाते हैं। फिर पार्ट टू में तो न्यूमेरिकल्स कम है, थ्योरी पार्ट जाता है, जैसे साउंड एंड वेव है, फिर हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स है, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में थ्योरी ज़्यादा है उसमें भी, ठीक है, उसमें याद करने वाली चीज़, समझने वाली चीज़ है। अभी वाले जो न्यूमेरिकल है अभी मैक्सिमम क्वेश्चन, हाँ ये भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4.13, फोर, हाँ रिवर क्रॉसिंग वाला है ना ये, मान लो ये रिवर है, ये रिवर का क्या हो गया, किनारा है, ठीक है, ये वाटर का फ्लो हो गया, चलो वाटर का फ्लो दूसरे से बना, ब्लैक से बना देते हैं, ठीक है, वाटर का फ्लो हो गया। हाँ, फिर क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हाँ मैन की जो स्पीड है यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे, हाँ मैन की स्पीड जब भी है तो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ले लेंगे, ठीक है। मैन की जो स्पीड है जब भी अगर कुछ दिया हुआ है तो आप ग्राउंड आप पुट कर सकते हो यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैन का ग्राउंड की स्पीड में ही है वो, ऑब्वियसली वो कितना दिया हुआ है, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, और क्या दिया हुआ है, हाँ हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस द रिवर ऑफ 1 किलोमीटर बाइट, मतलब इस रिवर की जो चौड़ाई जो है वो कितना है, 1 किलोमीटर है। मान लो कि पॉइंट है, ये बी है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 1 किलोमीटर, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, इफ द रिवर फ्लो स्ट्रेटली एट 3 किलोमीटर पर आवर, हाँ यानी कि रिवर की जो वाटर करंट है, इस वाटर करंट जो है इसकी जो रिवर की जो स्पीड है वो, आर का मतलब समझ लेना रिवर की वाटर करंट, ठीक है। इसकी स्पीड क्या है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब दिया हो, नहीं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही हम लेंगे, वो क्या है 3 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है आपका। हाँ हाँ हाँ, वो यहाँ पे बंदा स्ट्रोक लगाता है, यहाँ पे डाइव मारता है वो, ठीक है, और वो इस एंड पे पहुंचना चाह रहा है वो, ठीक है। अगर वाटर स्टैटिक होती, अगर फ्लो नहीं होती, ठीक है, वाटर स्टिल होती अगर, तो वो क्या है जहां पे स्ट्रोक लगाता है यहीं पे पहुंच गया होता वो। हाँ, स्टिल वाटर में क्या है, हाँ स्टिल वाटर है, हाउ फॉर द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेज द अदर, हाँ ये जो आपका दिया हुआ है विड्थ जो दिया हुआ 1 किलोमीटर है, इसमें ये कह रहा है कि वो यहाँ पे स्ट्रोक लगाता है और वो रिवर को क्रॉस करना चाह रहा है वो, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि
ऑब्वियसली अगर ये वाटर करंट अगर जीरो होता है स्पीड, अगर ये क्या होता, अगर ये जीरो होता मतलब ये स्टैटिक होती, वाटर की फ्लो नहीं होती, तब तो जहां डाइव मारता वहां पहुंच गया होता। ठीक है, तो टाइम क्या लगता है यहाँ पे, टाइम लग जाता है यहाँ पे लगता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस फॉर्मूले से निकल जाता वो। ठीक है, डाइव लगाता और इतना टाइम में पहुंच जाता। बट ड्यू टू द स्पीड ऑफ रिवर करंट, ये क्या होगा, इसकी जो पास हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो समवेयर यहाँ जाके पहुंचे, यहाँ पे डाइव लगाएगा लेकिन वो जाके यहाँ पे पहुंचेगा, वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा एग्जैक्टली, क्योंकि कंटिन्यूअसली जो रिवर जो है इसको पुश करता रहेगा राइट साइड में, तो पुश करते करते वो उसको इस जगह पे पहुंचा देगा वो। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेज द अदर बैंक, यानी कि आपको ये बीसी की वैल्यू निकालनी है, मतलब कितनी दूरी इस यहाँ से अपोजिट साइड, जो यहाँ अपोजिट साइड है कितनी दूरी है शिफ्ट हो जाएगा वो, ड्यू टू ये वाटर करंट, क्योंकि वाटर की करंट की वजह से शिफ्ट कर गया बीसी की तरफ। अगर ये स्पीड इसकी अगर जीरो थी तो बी पे पहुंच जाता, अब वाटर इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, यानी कि यहाँ पे दो वेलोसिटी होगी, एक हो गई क्या होगी, मैन की हो गई, ये होगी मैन की होगी। ठीक है, ये क्या होगी, ये मैन की होगी। अब अगर ग्राउंड नहीं लगा रहा हो तो समझ जाना कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, या वीएमजी लिख दो, कंफ्यूजन ना आ जाए। ठीक है, समझ जाओगे ना। और ये वाली जो स्पीड होगी आपकी किसकी होगी, ये हो गई आपकी आरजी, रिवर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये ऐसे डाइव मार रहा है और वो वाटर करंट ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों का देखो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया, एक वेक्टर ऐसे हो गया, एक वेक्टर ऐसे हो, तो रिजल्टेंट क्या बन गया, एसी, ए वाले, ये हो गया क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका, जो मान लो कि एसी मान लो, एसी क्या हो जाएगा, एसी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, ट्राइंगल ऑफ प्रॉपर्टीज ऐसे लिख सकते हैं, एक ट्राइंगल बन गया, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो गया, और ए को क्या लिख, ए बी को क्या लिखेंगे, ए बी है वी एम जी, जाएगा बी सी वी वी आर जी। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका ए सी जो हो जाएगा वी एम आर। ठीक है, वी एम आर हो गया ना ये। तो पूछ तो लेकिन रहा है कि टाइम कितना लगेगा उसको ना, कितना शिफ्ट हो जाएगा वो, तो बीसी निकालने के लिए हमें बीसी पूछा जा रहा है, तो बीसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस के लिए v इंटू टी, यानी कि बी सी टी, यानी कि हो जाएगा वी एम आर इंटू टाइम। ठीक, डिस्टेंस इक्वल टू बी सी इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कितना टाइम लग रहा है वो टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम तो आप ऐसे निकाल सकते हो, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कितना था, टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस, स्पीड कितनी थी मैन की 4 किलोमीटर, और डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर, तो टाइम कितना आ गया, गलती कर दिया ना, एस इज इक्वल टू वी टी, टी इज इक्वल टू एस अपॉन बी, उल्टा कर दिया हमने। ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे, डिस्टेंस 1 किलोमीटर हो गया, ये 4 हो गया, यानी कि 0.4, यानी कि आप मिनट में बना देंगे तो 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट इसको टाइम लगेगा क्रॉस करने में, कितना लगेगा 15 मिनट टाइम लगेगा। बट यहाँ पे 1/4 ये क्या है, आवर में आ गया ना, 1/4 आवर में आ गया, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिनट में आ गया। हाँ, तो ये आ गया इसका टाइम लग गया, मतलब इतना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में, लेकिन ये टाइम नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कितना दूर ये शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे, तो वी बी सी पूछ रहा था, तो वी बी सी कितना हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस पूछ रहा है, बी सी पूछ रहा है, तो बी सी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, ये रिलेटिव वेलोसिटी का नहीं है, ये जस्ट स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना आ गया, इसका रिवर करंट का स्पीड कितना 3 है, और टाइम आ गया 15, 15 3 जा 45, इसको आवर में करना तो 15/60 कर दो, और हो जाएगा 3/4, यानी कि 0.75 मीटर किलोमीटर। ठीक है, हाँ, अगर ये पूछता कि इसमें कितनी किस एंगल से वो स्ट्रोक लगाए सो दैट कि यहाँ पे पहुंचे, तब वो वाला क्वेश्चन बनते, ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन सिंपली था रिवर क्रॉसिंग का था। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस एंगल पे वो स्ट्रोक लगाए वो सो दैट कि बी पॉइंट पे पहुंचे,
तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, इसको स्ट्रोक ऐसे लगाना पड़ेगा, सर्टेन एंगल पे लगाना पड़ेगा, तभी तो जाके फिर वाटर इसको इस साइड शिफ्ट कर देगी यहाँ पे। तो वो अगर इस एंगल पे स्ट्रोक लगाएगा ऐसे करके, इस रास्ता को फॉलो करेगा, तब जाके यहाँ पे पहुंच जाएगा वो। तो उस कंडीशन में यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किस एंगल पे वो स्ट्रोक लगाए सो दैट कि वो बी पॉइंट पे ही एग्जैक्टली पहुंच जाए। तब उस कंडीशन में हम फिर ऐसे निकालेंगे, ये वी, ये वाली वैक्टर क्या है, वी एम जी है, और ये वैक्टर जो क्या है, ये वी आर जी है। तो ये कौन सा हो जाएगा वैक्टर, ये हो जाएगा, इसका निगेटिव वैक्टर हम इस साइड ले लेंगे, वी आर जी माइनस में हो जाएगा ये, और फिर इन दोनों का सम, फिर ये जो आ जाएगा, फिर जो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला जो आ जाएगा आपका, मान लो कि ये सी डैश था, ठीक है ना, फिर आपका ये आ जाता है वी आर जी इज इक्वल टू वी आर मैन का रिवर एम आर इज इक्वल टू आ जाता वी एम माइनस वी आर, ठीक है। फिर ये आ जाता वो, अगर इस क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछा जाता कि किस एंगल पे स्ट्रोक लगाए सो दैट कि वो बिल्कुल अपोजिट एंड पे ही पहुंचे, बी पे ही पहुंचे, क्योंकि अगर यहाँ पे वो डाइव लगा रहा है तो कहाँ पे पहुंच जा रहा है, सी पे पहुंच जा रहा है, क्योंकि इस वाटर करंट की वजह से इतनी दूर शिफ्ट हो जा रही है वो। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि बी पे पहुंचने के लिए किस एंगल से स्ट्रोक लगाए वो, तो यहाँ पे सर्टेन एंगल थीटा एंगल से स्ट्रोक लगाएगा, तो ये इसका रिजल्टेंट पास होगा, तो रिजल्टेंट पास ये होगा, तो एग्जैक्टली जाके यहाँ पे पहुंचेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, फिर आपका ये हो जाएगा वी एम जी हो जाएगा, और ये जो आ जाएगा ये रिजल्टेंट आ जाएगा वी एम आर आ जाएगा, ठीक है। अभी आएगा ऐसा क्वेश्चन हम कराएंगे, फिलहाल फिलहाल ये तो नोट कर लो आप कि इसकी टाइमिंग कितनी लगेगी, यहाँ पे कितना मीटर शिफ्ट किया, 0.75 किलोमीटर, 0.75 किलोमीटर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। इसको हटा दो, इसमें ये क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जा रहा था, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था ओनली कि कितना दूर ये अपने अपोजिट पॉइंट से शिफ्ट कर जाएगा वो, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4.4, क्या है क्वेश्चन, पढ़ो एक बार। नहीं सेम क्वेश्चन है वो भी, वही रिवर वाली रिलेटिव वेलोसिटी की क्वेश्चन है भी है। इसमें कर रहा है इन हार्बर विंड ऑफ ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट एंकर्ड इन द हार्बर फ्लटर अलोंग एनी, हाँ जो फ्लैग है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। और विंड इज ब्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड द फ्लैग, यानी कि इसमें आप बना सकते हो, मान लो कि ये सी शोर है, मान लो ये अरबियन सी है। पहले नेविगेशन कैसे होता था, जब इन्वेंशन नहीं हुआ था स्टीम मोटर वगैरह का, तो नॉर्मली नेविगेशन लोग कैसे करते थे, उसी डायरेक्शन से करते थे, उसी वजह से करते थे। फिर तो इन्वेंशन होने के बाद, रेवोल्यूशन के बाद फिर ये हुआ ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मोटर आ गए, तो फिर सब कुछ इतनी आसान हो गई। तो पहले क्या होती थी, मान लो कि ये रिवर है, ये बोट है, यहाँ पे एक फ्लैग मास्ट है, ठीक है। वो ये कह रहा है किस डायरेक्शन में है, फ्लैग जो है वो एंकर्ड हो रहा है इन द हार्बर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। कहने का मतलब ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये इसकी तरह ऐसे जा रही है, जो विंड का डायरेक्शन वो क्या हो गया, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया। ये जो फ्लैग जैसे फ्लटर कर रहा है वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि विंड इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं ना जिस साइड में ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, इफ द बोट स्टार्ट मूविंग एट द स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर टू द नॉर्थ, अब बोट कैसे मूव कर रही है, बोट की स्पीड जो है नॉर्थ की डायरेक्शन में, कैसे है वो, नॉर्थ की डायरेक्शन में। हाँ ये कितनी दी हुई है, बोट की, जब भी बोट की बात करें तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रहेगा, ठीक है। कितना दिया हुआ है वो 51 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा 51 किलोमीटर पर आवर।
ओके, यानी कि बोट की स्पीड ये होगी, ठीक है। और कह रहा है कि द बोट स्टार्ट मूविंग एट 51 किलोमीटर पर आवर टू द नॉर्थ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट। तो ऑब्वियसली अब क्या होगी, इस फ्लैग का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जब बोट स्टैटिक थी तब आपकी जो है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी ना। लेकिन जैसे बोट स्टार्ट कर जाएगी मूव करना, दो दो वेक्टर हो गया मोशन, रिलेटिव मोशन हो गया, क्या हो गया, रिलेटिव मोशन हो गया। तो रिलेटिव मोशन हो गया तो अब इसका जो अब जो डायरेक्शन है कैसा हो जाएगा वो, ठीक है। यानी कि बोट का विंड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, यानी आपसे ये पूछा जा रहा है वी वी डब्ल्यू, या नहीं विंड का पूछ रहा है तो वी वी ए कर लेते हैं, वी डब्ल्यू बी, ठीक है। क्योंकि बोट स्टार्ट करके मूव करना शुरू कर दी, तो विंड की जो नॉर्थ ईस्ट में मूव कर रही थी अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी वो, क्योंकि दो वेलोसिटी अब हो गई, एक बोट की स्पीड हो गई नॉर्थ की डायरेक्शन में, और जब बोट स्टैटिक थी तो नॉर्थ ईस्ट में विंड फ्लो हो रही थी, ठीक है। लेकिन अब दोनों मूव करने लग गए, तो यानी कि हमें निकालना है विंड का बोट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट, यानी कि इस फ्लैग की डायरेक्शन क्या होगी, मतलब विंड की, फ्लैग जिस, ठीक है। यानी कि विंड की डायरेक्शन अब विंड को किसके रिस्पेक्ट में करना है, बोट के रिस्पेक्ट में करना है। पहले जो दिया हुआ किसके विंड किसके रिस्पेक्ट में कर रही थी, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, अब बोट के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है। तो आपको पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है, बोट के इसको हम क्या लिखेंगे, वी डब्ल्यू माइनस वी बी। अब यहाँ पे जी जी लगा दो, कोई बात नहीं है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब वी भी देखो, अब देखो ये माइनस वेक्टर है, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। तो जब दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करने का रूल मैंने कैसे बताया था, उस वेक्टर को बीच में यहाँ पे प्लस कर दो और ब्रैकेट में माइनस कर दो, यानी कि आप उस वेक्टर का निगेटिव वेक्टर निकाल लो। क्या निकाल लो, निगेटिव वेक्टर। तो इस वेक्टर अगर वी का डायरेक्शन इस साइड में था तो माइनस वी का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, माइनस वी का डायरेक्शन इस साइड में आ जाएगा, साउथ की डायरेक्शन में। अगर ये नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो अब ये साउथ की डायरेक्शन में माइनस वी हो गई। अब इस वेक्टर का, यानी कि कहने का मतलब हो गया इस वेक्टर का एक माइनस वी का, और इस वेक्टर का रिजल्टेंट अब निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो फिर से ट्रायंगल ऑफ प्रॉपर्टी निकाल देंगे। अगर कोई वेक्टर एक ऐसा है और एक वेक्टर इस तरह से है तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट सम बेयर ऐसे आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा ना। रिजल्टेंट का रूल वही है, क्या करेंगे इस वेक्टर को, इस वेक्टर का रिजल्टेंट का रूल ये हो गया, इसका निगेटिव हो गया, तो इस वेक्टर को अगर ऐड करना, किस में ऐड करना है, बिंड वाले में इसको ऐड करना है। तो इसको ले जाके अगर यहाँ पे अगर ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर दोगे, मान लो कि ये था, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, तो रिजल्टेंट कैसा हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया। हालांकि पैरेलल हो गया, पैरेलल नहीं होगा, थोड़ा सा एंगल से होगा, मतलब ये रख लो आप, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है ना। यानी कि ये जो वेक्टर आ गया, अब क्या आ गया, ये आ गया वी डब्ल्यू बी, बिंड का बोट के अगेंस्ट में, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है, कितना आएगा, अब जो डाटा दिया हुआ डाटा पुट कर देंगे हम यहाँ पे, कितना कितना दिया हुआ था, हाँ ये आपका दिया हुआ था 51 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा यहाँ पे बिंड का ही कर दो 51 किलोमीटर पर आवर। हाँ बिंड का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना दिया हुआ है, हाँ 72 दिया हुआ है, हाँ तो 72 लिख लो यहाँ पे, 72 किलोमीटर पर आवर, और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -51 किलोमीटर पर आवर। ये किस डायरेक्शन में है, ये जे डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जे डाल देंगे, माइनस यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में था, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगी वो क्या होगी, आप ये कर सकते हो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब कि 45 डिग्री पे, कितना है, ये 45 डिग्री पे है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिया हुआ था ना, तो 45 डिग्री में। तो सिंपली इसको अभी ऐसे वेक्टर के फॉर्म में लिख दो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे वेक्टर के फॉर्म में ही रहने दो इसको, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड तो पूछ नहीं रहा है, वेक्टर के फॉर्म में ही रहने दो। पूछ क्या रहा है वो, एंगल पूछ रहा है ना, वो कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट। तो डायरेक्शन पूछा तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था कि कोई भी दो वेक्टर अगर इस तरह से हैं, सपोज वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो पैरेललोग्राम मेथड से हमने बताया था, ये
थीटा जो आया था कि डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर का इस वेक्टर के कंपेयर में कितना होगा या इस वेक्टर के इस कंपेयर में, हमने क्या बताया था, टेन थीटा इज इक्वल टू, ये नीचे ए था ऊपर बी था, सॉरी, तो ये क्या था, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये बताया था ना हमने डायरेक्शन। तो बस इसी फॉर्मूला को यूज करना है, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बी की जगह पे आप क्या लिखोगे, जो वेक्टर, जिस वेक्टर ए उसके लिखोगे जिस वेक्टर से एंगल बना रहा है। तो आपको कहां से निकालना है, इस ए निकालना है। मान लो कि ये एंगल आपको निकालना है, मान लो कि टेन अल्फा है, ठीक है। तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा बी, बी साइन थीटा, मतलब कि दूसरे वाले साइड, यानी कि यहां जाएगा वी डब्ल्यू, ए बोट वाला जाएगा, बी बोट, बोट आ जाएगा ना यहाँ पे, हाँ बोट साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाई वी डब्ल्यू प्लस ये हो जाएगा बी बोट कॉस थीटा, दैट्स ऑल। और ये थीटा क्या था, इन दोनों के बीच का एंगल, थीटा क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल। मान लो कि इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा यहाँ पे था और ये अल्फा, यहाँ थीटा ले लिया ना, सॉरी, अगर इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, अल्फा था, तो टेन थीटा ये था, यहाँ पे अल्फा पे पुट करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। हाँ, तो इन दोनों के बीच की एंगल कितनी थी, ये नॉर्थ ईस्ट जा रही थी, यानी कि यहाँ से 45 डिग्री और यहाँ से 90 डिग्री, तो कितना हो गया, 135 हो गया टोटल। ये टोटल ये एंगल कितना बनेगा, दोबारा कर दूं इसको, एक मिनट फिर से इसको बना देता हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है इसमें, ये देखना। ये आपका क्या था, विंड का डायरेक्शन क्या था, ये विंड का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ये आपका नीचे वाला आ गया था वी का बोट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये आया था माइनस वाला आया था, ठीक है। ये तो ऊपर था वैसे बोट का, वी बी जी इस डायरेक्शन में था, तो माइनस इस डायरेक्शन में आ गया क्योंकि हमें ऐड करना था इन वेक्टर को। तो जब पूछ रहा है कि किस एंगल में अब होगा, अब फ्लैग किस एंगल में वो फ्लो करेगा वो, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट हमारा ये आ गया था, ये रिजल्टेंट आ गया था, इस वेक्टर का नाम था वी बिंड का बोर्ड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब हमने ये बताया कि मान लो कि ये वेक्टर क्या है, ये मान लो वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है। तो ये वेक्टर, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो यहां से मान ले कि एंगल कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है, कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। तो टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या हो गया, टेन अल्फा का फॉर्मूला हो गया बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये बता रखा था। तो यहाँ पे एंगल ये अल्फा है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच की एंगल कितनी है, ये तो 135 है, क्योंकि ये यहाँ से 45 है, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होगा 45 डिग्री, और यहाँ से 90 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया 135 डिग्री। यानी कि थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करना है, 135 पुट करना है। और बीवी की जगह पे जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ था बोट का 72, बोट का 51 और बिंड का कितना था 72, बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो, ठीक है, आ गया समझ में। हाँ, ग्राफ से बनाओगे तो ऐसे नहीं सॉल्व करोगे तो क्या है ना, मगअप करना पड़ेगा। अब ग्राफ से क्या कितना क्लियर हो गया वो, हाँ, ग्राफ बनानी है, और ये जो बेसिक फार्मूला जो पहले मैंने बताया था इसको दिमाग में रखना है, और सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट ये है, हम्म, हाँ, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे वो, हाँ मिलेंगे, बट इसमें क्या है पूरा सॉल्व कर लेना इसमें, है ना, हो जाएगा ना। अच्छा, मिलते हैं एक मार्किंग में मिलते हैं, ठीक है। अगर आप ये लिख दोगे तो ऑब्वियसली समझ जाएंगे कि बच्चा सब कुछ जानता है, क्योंकि यही तो कॉन्सेप्ट है इसमें, और ऑलरेडी हमने वेक्टर के फर्स्ट क्लास में हमने बताया था ये, ठीक है। वैल्यू पुट कर देना, इसके आंसर आ जाएंगे। कितनी बार कराया हमने ये, तो रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस इतने ही थे, हाँ, और इतना ही आएंगे वो, एक एग्जाम, कौन सा वैल्यू चेंज कर देंगे इसमें, हाँ वैल्यू चेंज कर देंगे, कभी कुछ दे देंगे कभी कुछ दे देंगे। डायग्राम बना लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएगा वो।
वेक्टर के भी क्वेश्चन करवा दूं? करवाया था, पॉइंट टू भी करवा दिया था, और प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन भी करवा दिया था हमने। अब एक रह गया था ये क्वेश्चन 4.6 और 4.7। हाँ, ये नोट कर लो। हाँ, फिर तो अच्छे आ जाएंगे वो। देखो, न्यूमेरिकल ज़्यादातर इसी एक्सरसाइज से बन रहे हैं। मोशन इन अ प्लेन हो गया, मोशन इन वन डायमेंशन हो गया, मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकल। और वर्क एनर्जी से भी न्यूमेरिकल बनेंगे, फिर लॉ ऑफ मोशन से बनेंगे क्वेश्चंस आपका, किस टाइप का, पुली वाले बनेंगे वो। फिर फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे वहाँ से। इस चैप्टर में 3 तरह के न्यूमेरिकल हैं, रिलेटिव वेलोसिटी है, और प्रोजेक्टाइल मोशन का हो गया, और वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो रहेंगे वो। और जो सर्कुलर मोशन से क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो नॉर्मली फार्मूला बेस रहेंगे। ठीक है, जैसे एक नीट का क्वेश्चन आया था, उसमें ये दिया हुआ था कि किसी दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं रेडियस में। वो इस क्वेश्चन इस टाइप का था। इसको मिटा दूं? सर्कुलर मोशन से किस तरह क्वेश्चन आता है जब मैं बताता हूँ। उसमें ये दिया हुआ था कि एक ऑब्जेक्ट इस रेडियस में रिवॉल्व कर रही है, आर ए, और एक ऑब्जेक्ट है जो इस बड़े वाले रेडियस में इस रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, हाँ, इस तरह क्वेश्चन है। और इसमें लिखा हुआ था कि इनके एंगुलर वेलोसिटी सेम है, शायद ऐसा कुछ था यहाँ पे, या टाइम पीरियड कुछ सेम है। तो उसके पूछ रहा था कि अगर एंगुलर वेलोसिटी दोनों के सेम है तो उसके टाइम पीरियड के बीच में क्या रेशियो होंगे। अब देखो, एंगुलर वेलोसिटी का टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन क्या बताया था, 2 पाई/t। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली अगर मान ले कि पहले वाला का एंगुलर वेलोसिटी, मान लो कि दूसरे का टाइम पीरियड t1 मान लिया, और कह रहा था क्वेश्चन में कि इसके एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो हमें नहीं पता टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, टाइम पीरियड में t1 t2 ले लिया, और जब कह रहा कि ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, 2 पाई t1 इज इक्वल टू 2 पाई/t2 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि t1 इज इक्वल टू t2 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन नेट्स में ऐसे ऐसे आते हैं, इतना सिंपल आते हैं वो। समझ में क्या आ गया? हाँ, देखो ऐसे क्वेश्चन देते हैं तो अब बोलोगे कि सर सर्कुलर मोशन किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। हैं? हाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम। ठीक है, जो हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 3 फार्मूले जो बताए थे, v इक्वल टू आर ओमेगा, और a इक्वल टू v²/r, और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/t, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। हाँ, उसको वैल्यू पुट कर देना 135। कितना होता है साइन 135 की वैल्यू? ये पता है, साइन 135 और कॉस 135? नहीं पता? साइन 135 कौन सा आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसकी वैल्यू 1 होगी। हाँ, सॉरी, 1/√2 होगी। जो साइन 45 की 135 को कैसे लिख सकते हैं, 135 को लिख सकते हैं 90 + 35। ठीक है, 90 + 45, या इसको लिख देंगे, फिर ये हो जाएगा cos 45। cos 45 की वैल्यू 1/√2, और इसकी वैल्यू होती है -1/√2। बस ये वैल्यू पुट कर देना, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, ये VW दे रखा है ना बींड का, 72 किलोमीटर पर आवर। बींड इसकी भी दे रखी है, बोर्ड की भी दे रखी है, दोनों दे रखी है। न्यूमेरिकल जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर देना वो। हाँ, हाँ, तो ठीक है, उसमें 51 पुट कर देना एक में। और थीटा की वैल्यू 135 डिग्री, इसकी माइनस एक 1/√2, एक -1/√2 पुट कर देना, जो आएगी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 10 अल्फा की। सॉल्व कर लेना इसको। 1/√2 की √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। वैल्यू पुट कर देना इसमें, 414। ठीक है, इसको आप होमवर्क करना, सॉल्व करना इसको।
कौन सा? अब मैथमेटिक्स पढ़ानी पड़ेगी मुझे। हाँ, इसको सॉल्व कैसे करोगे? अभी एक काम करो, अभी रूट टू की वैल्यू मत पुट करो, अभी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। चलो बताना था बीवी की वैल्यू कितनी थी? 70, 72, ये हो जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगा एक आध 51, और ये हो जाएगा ये -1/√2, और बीवी की वैल्यू सेम 72, यही था ना? अब क्या करो, यहाँ पे √2 नीचे एलसीएम ले लिए, तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 72/√2, और नीचे हो जाएगा 51√2, 51√2 माइनस आ जाएगा 72, और ये डिवाइडेड बाई √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 72 डिवाइडेड बाई 51√2 माइनस 72। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना। डाटा उल्टा तो नहीं पड़ता? बोर्ड की 51 लिखा हुआ था। नहीं नहीं नहीं, बोर्ड की दे रखी है 51, क्या कर दिया हमने यहाँ पे? यहाँ पे 51 था और ये 72 था, ठीक है? ये हो जाएगा 51, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 51। बस इसको सॉल्व करना है, क्योंकि वो बिंड शुरू में क्या दिया हुआ था, बिंड की स्पीड जो दे रखी थी वो 72 किलोमीटर पर आवर दे रखी थी, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना, √2 को मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करके डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा वो। इतना भी कर दोगे कोई नहीं, फुल मार्क्स मिलेंगे वो, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि और नहीं तो एग्जाम में आएंगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू नहीं आएगा, वो वैल्यू ऐसा रहेगा कि वो सिंपली हो जाएगा 1/√2, 1/√3, वो आंसर जो आएंगे वो 30 डिग्री 45 डिग्री इस तरह से आएंगे वो, ठीक है? उतना ही आएगा, नहीं तो वैल्यू दी रहेगी। हो गए रिलेटिव वेलोसिटी के सारे क्वेश्चंस हो गए। बाकी वेक्टर वेक्टर का भी करवा दिया था हमने, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। टाइम पीरियड का बता दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो बता दिया ना, 3 फॉर्मूले पे है। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है। एक क्वेश्चन ऐसा था इस चैप्टर से, सिंपल सिंपल ही क्वेश्चंस आ रहे थे। कोई भी ऑब्जेक्ट को जैसे यहाँ से रिलीज किया गया, ठीक है? तो रिलीज किया गया तो ये पूछ रहा था कि फर्स्ट सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड और सेवेंथ सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसका रेशियो पूछ रहा था। एक ऑब्जेक्ट को जब अगर यहाँ से रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, क्या बताया था? u प्लस a/2 इंटू 2n-1 बताया था ना हमने फॉर्मूला। तो इसमें पूछ रहा था कि फर्स्ट सेकंड के अंत में, थर्ड सेकंड, फिफ्थ सेकंड, सेवेंथ सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगी ये पार्टिकल, उसकी रेशियो क्या थी। तो जब इस ऑब्जेक्ट को जब यहाँ से रिलीज किया जा रहा था, यानी कि u इक्वल टू क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। तो जो आपका मान लें कि फर्स्ट सेकंड के अंत में जो आएगी वो क्या आ जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, g हो जाएगा, यानी कि 10/2, और ये हो जाएगा 2 1 2 1, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है ना? n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करना। फिर थर्ड सेकंड के अंत में, तो थर्ड में क्या हो जाएगा, ये तो सबका 0 हो जाएगा, 10/2, और ये हो जाएगा 3 2 6 में से क्या, 7। समझ में आ गया ना? हाँ, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है? हम जो भी क्वेश्चंस आएंगे इसमें, वो ऑलरेडी हमने मोशन इन 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में सारे थ्योरी पार्ट हमने कवर कर दिया है इसमें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो। हाँ, ओनली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे नीट में, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाले नहीं आती, एडवांस अलग है वो। अब बस देखो, आपको बस क्या करना चाहिए था, यहाँ पे बस फार्मूला याद होना चाहिए था। सिंपल सिंपल ऐसे कोई, उसी तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं, फार्मूला बेस ही आते हैं वो। ठीक है, टॉप करें। अब क्या